हे भगवान, मैं तो दुखी हो चुकी हूँ इन चावल से और चावल खाने वाले अपने ससुराल वालों से। भला दिन रात सुबह शाम राक्षसों की तरह चावल कौन खाता है, ऊपर से इतनी ठंड में इन्हें चावल ही ठूसने हैं। इन चावलों को भी अभी ही जमीन पर गिरना था। सलोनी अपने आप में बड़बड़ा ही रही थी कि सास गिरे चावल देखकर कहती है, अरे मोरे मैया, बहू तूने इतने सारे चावल क्यों गिरा दिए? तुझे पता भी है ये चावल नहीं, तूने सोने के दाने गिराए हैं। फटाफट इन्हें उठाकर खीर बना लेना और उसके साथ साथ और चावल बीन कर एक गैस पर दम बिरयानी बनाने को रख देना। घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके एक हुक्म पर सब कुछ बनाने रख रही हूँ मैं। ये तू कैसे बोल रही है? मेरा मतलब माँ जी, मैं अभी आपके लिए दम बिरयानी भी बना देती हूँ, बस थोड़ा समय दीजिए। हाँ। ये कहकर सास चली जाती है और बहू गुस्से में पड़ी सब्जी की टोकरी गिरा देती है। बस यही रह गया है मेरी जिंदगी में, चावल चावल। बड़ी मुश्किल से तो ये 8 किलो चावल साफ किए थे, वो भी मेरे हाथ से गिर गए। अब उनको बीन रही हूँ उठाकर, फिर ठंडे ठंडे पानी में धोने हैं। अब माँ जी ने और 10 किलो चावल का दम बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर तो ऐसे देकर जाती है जैसे कि मैंने कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है। फिर सलोनी गिरी हुई सब्जी और चावल को उठाकर ठंडे ठंडे पानी में चावल धोकर एक गैस पर खीर बनाने रखती है तो दूसरे पर दम बिरयानी। आखिर सलोनी चावल बनाने पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? घर वालों ने ऐसा भी क्या काम दे दिया जिस वजह से सलोनी भड़की हुई थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। जब हमारी सलोनी बहू नई बहू बनकर ससुराल में गृह प्रवेश कर रही होती है कि पैरों के सामने चावल की बोरी आ जाती है और सलोनी गिर जाती है। अरे राम, ओहो, ये क्या बहू, आते ही गिर गई तुम। अरे माँ जी, अचानक से पैरों के सामने कुछ आ गया था। अरे ये चावल की बोरी यहाँ पर किसने रखी? पापा, वो अंदर बहुत सारी चावलों की बोरी रखी हुई थी और हमारे घर में भी बहुत सारा सामान भर गया था, मिठाई और गिफ्ट का, इसलिए चावल की बोरी यहाँ रखवा दी। पर उस दुकान वाले ने यहीं पर ही चावल की बोरी पटक दी। अरे भैया, भाभी को तो उठा दो। फिर अविनाश अपना हाथ देकर उसे उठाता है। तुम लोग भी कम नहीं हो, बहू इधर से आ जा तू। कितनी ठंड हो रही है अविनाश जी, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं माँ से कहता हूँ। माँ, ठंड से सलोनी कांप रही है और थक भी गए हैं हम। अविनाश की बात सुनकर सुमित्रा दोनों को कमरे में भेज देती है। अगले दिन बहू अपनी पहली रसोई के लिए ठंड में जल्दी उठकर घर की सफाई करके पूड़ी कचौड़ी दाल मखनी मीठा बनाकर तैयार कर देती है। खाने की खुशबू से सास और ननंद रसोई में आ जाते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी, लेकिन ये सब कुछ हम नहीं खाएंगे। क्यों गीता? क्योंकि तूने मुझसे पूछा बहू। हाँ, मुझे अच्छा लगा, तूने घर का सारा काम अच्छे से कर लिया और खाना भी बना दिया, लेकिन पहली रसोई में तुझे ये नहीं चावल बनाने थे। हम सब चावल खाएंगे तो जा चावल बना ले। 2-4 मुट्ठी चावल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब ज्यादा तादाद में चावल खाते हैं तो कम से कम 3-4 किलो चावल बना लेना। सिर्फ चावल माँ जी? आज तो मीठा भी बनता है और पूड़ी कचौड़ी दाल मखनी ये सब भी तो बनाए हैं मैंने। तुझे जो कहना था कह दिया, चावल ही बनाना। यहाँ रोटी कम चावल ज्यादा खाते हैं। जी माँ जी। फिर सास ननंद के जाने पर सलोनी ढेर सारे चावल बीन कर ठंडे पानी में चावल धोती है। बाप रे बाप, फिर ठंडे पानी में मुझे चावल धोने पड़ रहे हैं। कैसे हपसी ससुराल वाले हैं जो इतना अच्छा खाना छोड़कर सिर्फ चावल खाना चाहते हैं। ये कहकर सलोनी चावल बनाने को रख देती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर चावल परोसती है तो सब लोग पहले चावल ही खाने लगते हैं। अरे आप रूखे चावल क्यों खा रहे हैं? मैंने मटर पनीर दाल मखनी भी बनाई है, वो भी खा लीजिए। ठीक है बहू, लेकिन इन सफेद चावल की बात ही अलग है। ऐसा कर, घी और नमक ला। सफेद चावल को घी के साथ खाकर बहुत मजा आता है ना बच्चों? हाँ पापा, मेरे तो बचपन से ही फेवरेट हैं। हाँ, वैसे भाभी आपने सबसे अच्छी बनाई है, पर गरम गरम चावलों की बात ही अलग है। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो इतनी ठंड में भी चावल खाए जा रहे हैं। मेरा तो इससे पेट भी नहीं भरता। बहू तुम खड़ी क्या हो, आओ बैठकर चावल खा लो। माँ जी, मैंने पूरी कचौरी बनाई थी ना, वो वेस्ट हो जाएगी, मैं पहले वो खा लेती हूँ, आप सब ये खा लीजिए। ठीक है, हम सबको और चावल दे दे। पर माँ जी, चावल तो खत्म हो गए, मैंने आपके कहने के मुताबिक चावल बनाए थे। तो जा सबके लिए दोबारा चावल बना ले, सबको बहुत भूख लग रही है। लेकिन माँ जी, मैंने पूरी सब्जी भी तो बनाई थी, मैं वो ले आती हूँ ना। बहू, तेरी माँ जी तुझे जो कह रही हैं वो ही कर। हम सब ज्यादा रोटी सब्जी नहीं खाते हैं तो सिर्फ चावल। जी पापा जी।
सलोनी परेशान होकर दोबारा चावल बनाने जाती है, जहां ठंडे पानी में फिर उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं और उसको खाने का टाइम भी नहीं मिलता। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बहू से रोज रोज सुबह शाम तीनों टाइम चावल बनवाकर उसे परेशान वो कर देते हैं। कभी खीर, कभी दम बिरयानी, कभी चावल के पकौड़े, दाल चावल, यही सब बनाकर वो परेशान हो चुकी थी। दिमाग की दही कर दी है मेरी तो। जब देखो रोज रोज चावल। अरे मेरे से चावल नहीं खाया जा रहा, फिर भी मेरे को जबरदस्ती चावल खिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं खाया जाता है मुझसे चावल। ऊपर से पूरी रसोई में चावल की बोरियां ही बोरियां पड़ी रहती हैं। मुश्किल से कल चावल खत्म हो गए थे, पर और बोरियां मंगवा दी। साला ये दुख काहे खत्म ही नहीं होता बे। जबरदस्ती बहू को चावल खिलाते हैं वो, तो उसे भी खांसी जुकाम हो जाता है। शाम को खाना परोसते वक्त, मेरी प्लेट में और चावल कर दीजिए और साथ में दही भी दे दीजिए। मुझे भी बहू, आजा तू भी खा ले। मुझे बहुत खांसी हो रही है कल से। कल भी आपके कहने पर मैंने चावल खाए थे। अब मैं और चावल खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं करूंगी, मैं रोटी खा लूंगी। पागल है, इतने से चावल खाने पर भला किसी को खांसी होती है क्या? कुछ नहीं होगा, गरम चावल नुकसान नहीं करेंगे। और क्या अपने लिए तू 2 रोटी का आटा लगाएगी? अरे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? मेरा चावल खाने से पेट नहीं भरता, मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपको रोज रोज चावल भी तो बनाकर देने हैं। आपको खाना है, आप खा लीजिए। आपको नहीं पता चावल खाने से कितनी बीमारी होती है। आपको रोटी भी खानी चाहिए। हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई, ये सब होता है। मेरी सहेली को भी हो गया था। बहू, आज तो तूने ये बोल दिया है, दोबारा मत बोलना। हम लोग कब से चावल खा रहे हैं, क्यों होगा हमको ये सब? पता नहीं तुझे चावल खाने और बनाने में क्या तकलीफ है, जबकि रोटी से आधी मेहनत भी नहीं लगती चावल पे। ये सुनने के बाद सलोनी चुप हो जाती है, लेकिन कमरे में जाकर अपने पति को सुनाने लगती है। अविनाश, वहां पापा जी मुझे कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैंने भी बोला, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा साइड नहीं लिया। क्यों? और खुद को देख रहे हो कितने मोटे होते जा रहे हो। तोंद निकल आई है सिर्फ 1 महीने में। अगर मेरी कोई फ्रेंड मिलने आएगी तो मैं क्या ही बोलूंगी कि मेरा पति चावल खा खा कर मोटा हो गया है। कम चावल खाया करो तुम। अरे क्या हो गया है तुमको? सुबह मेरे घर वालों के पीछे पड़ी हुई थी और अब मेरे। हाँ, हो गया हूँ मोटा, क्या कर लोगी? खाता रहूंगा चावल में। हद है, तुम लोगों के भले के लिए भी सोचो ना, तो तुम सबको समझ नहीं आता। पर अब मेरी बस की नहीं है रोज रोज सबको चावल खिलाना। पति पत्नी के बीच चावल को लेकर लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह बहू चावल बना रही थी, उसके हाथ से चावल गिर जाते हैं। हे भगवान, मैं तो दुखी हो चुकी हूँ इन चावल से और चावल खाने वाले अपने ससुराल वालों से। इनका तो रोज रोज चावल खाना खत्म ही नहीं होता, पर चावल खत्म हो जाते हैं और घर में और बोरियां आ जाती हैं। कुछ देर बाद बहू चावल से बनी अलग अलग प्रकार की चीजें मेहमानों को परोसती है। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। सच बोलूं तो ठंड में चावल खाने का अलग ही मजा है। हाँ, ये तो है। पापा जी, आपको खांसी हो गई है। खांसी में भी चावल खाएंगे तो और ज्यादा खांसी हो जाएगी। हमें इतने से चावल खाने पर कोई खांसी नहीं होगी। बहू तो बार बार हम सबके चावल खाने के पीछे क्यों पड़ी जाती है? चैन नहीं है तुझे? छोड़िए, जब आपको मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? ये कहकर सलोनी कमरे में चली जाती है। रात को उसे नींद में उठाकर चावल बनाने को कहा जाता है। इतने में ससुर के पेट में तेज दर्द होता है। इस वक्त केशव को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां टेस्ट में पता चलता है कि उसे पथरी हुई है। देखिए, प्रॉब्लम तो छोटी सी है, पर परहेज करेंगे तो ये पथरी भी निकल जाएगी, और चावल ही खाती रहेंगे तो पथरी बढ़ जाएगी। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि फिर सीधा ऑपरेशन होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आप रोटी खाइए। देखा पापा जी, मैंने आपको कहा था ना, लेकिन आप सबने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है, अगर आप सब यूं ही रोज रोज चावल खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं बहू, अब से मैं कभी ज्यादा चावल नहीं खाऊंगा। और मैं भी मुझे बहुत डर लगता है ऐसे पथरी से। मैं कभी ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इस तरह सबको अकल आ जाती है और बहू को भी ठंड में रोज रोज चावल नहीं बनाने पड़ते। सिर्फ एक टाइम चावल और रोटी बनाकर समस्या का हल निकाल दिया जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रियल, अब हट भी जाओ, मुझे निकलना है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। रुक जाओ भाभी, आपको दिख नहीं रहा क्या कि मैं भी कुछ कर रही हूँ? दिख रहा है, तभी इतनी देर से कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम भी तो देखो, तुमने इतनी देर से इस जगह को घेरा हुआ है, कोई भी निकल या बढ़ नहीं सकता।
क्या मतलब कि मैंने जगह को घेरा हुआ है? अरे हमारा ये कमरा है ही इतना ज्यादा छोटा कि जगह घेरो या ना घेरो घिर ही जाती है। मुझे भी तो अपना सामान कभी ना कभी देखना ही था, सो मैंने आज देख लिया, लेकिन आपने तो मेरा जरा सी भी देर का काम करना भी दूभर कर दिया है। प्रियल और दीपा में ऐसे ही बहस होने लगी। एक तरफ वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कितनी सर्दी है। अरे भगवान, मेरे कपड़े वहां ऐसे ही फर्श पर पड़े हुए थे, इन्हें अलमारी से किसने निकाला? हे भगवान, कितना सारा सामान इस एक अलमारी में ही भरा हुआ है। सभी ने बस अपना अपना सामान सजा दिया अलमारी में। अब चाहे कोई अपना सामान कहीं पर भी रखे। हे भगवान, ये इस छोटे से एक कमरे में भाभी आप सभी ने क्या खचर पचर मचा रखी है। मत कीजिए ना ये चिड़चिड़ी बातें, एक तो पहले ही कितनी सर्दी लग रही है। सही कहा, अब दिमाग में ना दर्द हो रहा है इन्हीं आवाजों को सुनते सुनते। दोनों बहुओं ने ऐसे बोलकर अपने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अंशिका और सोनल दोनों छोटी बहुएं थीं और बाकी की 3 बहुएं एक कमरे की वजह से चिड़चिड़ में नहीं लगी हुई थीं। उन सभी की यही चिड़चिड़ काफी देर तक चली और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। ऐसे ही शाम के वक्त, बहुओं ऐसे नहीं, अब सर्दी आ गई है ना, तो अब बिस्तर वगैरह जरा ज्यादा जगह घेरेंगे तो तुम ना पूरे कमरे में ही बिस्तर लगा दो, यही सही रहेगा। क्या भाभी, मैं बता चुकी हूँ कि इतनी जगह में मैं ही सोऊंगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? देखो कोमल, इस कमरे में बस तुम ही नहीं हो, हमारा पूरा परिवार है। अगर इतने सारे कमरे की 1/4 जगह को तुम ही हड़प लोगी तो हम कहाँ जाएंगे? वैसे ही सर्दी है तो तुम सभी के बीच में ही सो जाओ। अरे अरे, बेवजह क्यों लड़ रही हो दोनों की दोनों? हटो, मैं करवाती हूँ ना बिस्तर। माँ जी, अब इस एक कमरे में गुजारा नहीं होता है। हम कब से 5 बहुएं इसी कमरे में सभी के साथ गुजारा कर रही हैं, सर्दी हो या गर्मी, लेकिन आपको या आपके बेटों को कभी ऐसा नहीं लगता है माँ जी कि दूसरे घर की बेटियां अगर कुछ बोल नहीं रही हैं तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए? अंशिका, ये तुम क्या बोल रही हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ ही कहूंगी। देखिए जी, अब मेरे बस की नहीं है ऐसे इस छोटे से कमरे में गुजारा करना। अब आप सभी भाई मिलकर हमारी इस एक घर की दिक्कत को खत्म कीजिए। ताजमहल ही ना बनवा दूं तुम्हारे लिए? बस की नहीं है इस घर में रहना। अरे घर यूं ही बातों से नहीं बन जाते हैं। हम जितना भी कमाते हैं सब कुछ तुम्हारी हाथों पर लाकर रख देते हैं। ऐसे में भी सब कुछ जानते हुए तुम अनजान बन रही हो और बोल रही हो कि हम तुम्हारे लिए घर बनवाएं। तो क्या गलत बोल दिया देवर जी अंशिका ने? वैसे भी आप कहने को 5-5 भाई हो, लेकिन घर में एक चीज की सहूलियत नहीं है। सभी एक ही कमरे में जेल की तरह रहते हैं, लेकिन आप सभी का क्या है? आप तो चले जाते हैं अपने अपने काम पर, झेलने को तो बस हम लोग ही हैं। अच्छा, हम सभी समझ गए। बहुओं, तुम ऐसे आधी रात को शिकायतें करके कलेश मत फैलाओ। चलो, सोने का वक्त हो गया है, सभी सो जाओ। जया ने समझदारी से बात को खत्म करवा दिया और सारी बात को खत्म करके सभी सोने को लेट गए। लेकिन ये बात भी सच्ची थी कि जया का पूरा ही परिवार एक ही कमरे में रहने की वजह से काफी परेशान था। किसी तरह सभी ने बिस्तर बिछाकर कमरे में सोने का हिसाब तो बना लिया, लेकिन आधी रात को। प्रियल भाभी, जरा सी सरक जाओ, एक ही करवट से सोते सोते मेरी तो करवट ही दुख गई है। हाँ। भाभी, प्रियल भाभी, हे भगवान, मैं तो इतने सारे लोगों के बीच भिज गई हूँ, अब क्या करूं? लगता है कि ऐसे ही सोना पड़ेगा। बेचारी सोनल रात में कुछ नहीं कर पाई और उसे प्रेगनेंसी में भी सारी रात एक ही करवट में सोना पड़ा। ऐसे ही एक दिन कोमल और दीपा बाजार आई हुई थी। बड़ी सर्दी है। वाह भाभी, देखो ना ये कितना प्यारा है और सस्ता भी लगता है। भाभी चलो ना इसे खरीदते हैं। कोमल, पागल मत बनो। हमारे घर में तो हमारे रहने की जगह नहीं है, तो फिर हम इस शोपीस को कहाँ रखेंगे? और वैसे भी ये चीजें खरीदना हम गरीबों के लिए बस फिजूल खर्ची है और कुछ नहीं। आपके सामान की तो बहुत जगह होती है घर में। मैंने अगर कुछ लेने को बोल दिया तो जगह नहीं है। मैंने कौन सा अपना सामान रखा हुआ है घर में? बोलो कोमल। नहीं, मेरा दिमाग चल रहा है जो मैं ऐसे बोल रही हूँ। गलती हो गई, अब घर चलिए। कोमल और दीपा की जगह को लेकर बाहर भी बहस हो गई और वो दोनों ऐसे ही चिक चिक करते हुए घर आ गई। घर आकर उन्होंने देखा कि प्रियल और रेखा की लड़ाई हो रही थी। अरे, ये यहाँ क्या हो रहा है? जल कुकड़ी रेखा भाभी, मैं जानती हूँ तुमने ही मेरे मायके से लाया हुआ सारा सामान जानबूझकर फेंका था ना, ताकि तुम अपना सामान रख पाओ। नहीं प्रियल, मैंने नहीं फेंका। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? हाँ, मुझे यकीन है कि आपने ही मेरा सामान फेंका होगा अपना सामान रखने के लिए, लेकिन मैं भी आपको मजा चखाऊंगी। अब मैं आपका सारा सामान फेंक दूंगी।
प्रियल ने ऐसे बोलकर उसके पीछे रखा हुआ न सिर्फ रेखा बल्कि सभी का सामान फेंक दिया। इस बीच रेखा का भी पांव पीछे रखे हुए घड़े पे पड़ गया और उसका पानी कमरे में बिखर गया। इन दोनों ही बहुओं की इस जानवरों जैसी लड़ाई को रोकने के लिए गर्भवती बहुएं अंशिका और सोनल भागी, जिसमें अंशिका पानी पर फिसल गई तो वहीं सोनल के पेट में जोर से प्रियल का हाथ और फेंका हुआ सामान लगा। आ ये सब काफी जल्दी हुआ और दोनों ही बहू इस सब के बाद बेहोश हो गईं। बहू अंशिका, सोनल। एकदम से घर में टेंशन का माहौल हो गया। दोनों बहुएं बेहोश हो गई थी। जया ने जल्दी से इस बारे में अपने बेटों को खबर दी और कुछ देर बाद, तुम पांचों नालायक की वजह से हुआ है आज जो भी मेरे घर में हुआ। ये छोटा सा घर, एक कमरे का घर, मेरी जान को अजाब बन चुका है। रात और दिन की कलेश रह गई है इस घर में और आज तो अनर्थ ही हो जाता। वो तो अच्छा है कि मेरी बहुएं और उनके पेट में पल रहे ये बच्चे सुरक्षित हैं। कितना कहती थी कि मैं जिंदगी को गंभीरता से लूं। कल को जब परिवार होगा तो इस एक कमरे के घर में गुजारा नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बस भी करो माँ, अब और कितना शर्मिंदा करोगी। आज तो मुझे सच में एहसास हो रहा है कि एक कमरे का घर कितनी बड़ी किल्लत है। बस इसमें आपकी ही नहीं हमारी भी गलती है। हम भी कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े होकर एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं थे। माँ, एक दूसरा और बड़ा घर बातों से नहीं या किसी एक पर लोड डालने से नहीं बनेगा। जब हम सभी रहते हैं तो हम सभी को मिलकर ही घर बनाना होगा। चलिए हम सब मिलकर अपने इरादों सा मजबूत घर बनाएं। प्रियल की बात पर तीनों बड़ी बहुएं मुस्कुराने लगी। बस फिर क्या था, उसी दिन से दोनों गर्भवती बहुओं को छोड़कर तीनों बड़ी बहुओं और नंद ने बाहर दूसरों के घर काम करना शुरू कर दिया। उससे जो उन्हें पैसे मिलते उनको उन्होंने जोड़ा। 2 महीने में ही काफी पैसे जुड़ गए। अगर हम ऐसे ही जोड़ते रहे तो इसी मंजिल के ऊपर हम एक और मंजिल बना लेंगे। बहुओं ने ऐसे ही मिलकर काम किया। अब जो उनके पति कमाते उससे घर का खर्चा चलता और जो वो कमाती थी उसे उन्होंने बचाया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी ही मेहनत से अपने घर के ऊपर एक और मंजिल खड़ी कर दी। सोचा नहीं था कि मेरी बहुएं इतनी कलाकार होंगी। मेरे घर जो 2 नन्हे मेहमान आएंगे, ये घर उनके ही शुभ कदमों की वजह से बन पाया है। जया की बात पर सभी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों के बाद ही दोनों बहुओं की भी डिलीवरी हो गई और सभी अब अपने खुले हुए बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगे।